हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पीसीएम बाय सुमित शर्मा यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। आखिर किसी भी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उसे अपन किस प्रकार एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन है वो उसका कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करके डिस्क्राइब किया जा सकता है। द लेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। तो इसका मीनिंग समझते हैं कि आखिर क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली इसका मीनिंग क्या होता है। तो क्वालिटेटिवली वी कैन से दैट द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। इसका मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट, मतलब रिलेटिवली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब जो सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम मात्रा में है, सॉल्यूट की कम मात्रा में है। और इट इज कंसंट्रेटेड, या कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है। बट इन रियल लाइफ दीज काइंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन कैन एड टू ए लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड दस द नीड फॉर ए क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन ये जो चीज़ें हैं डाइल्यूट और कंसंट्रेशन, ये बहुत ही कन्फ्यूजन पैदा करती है, कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है, क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉल्यूशन। तो देयर आर सेवरल वेज by which we can describe the concentration of the solution quantitatively। तो ऐसे लॉट ऑफ मेथड्स हैं, सेवरल वेज हैं जिनके द्वारा अपन किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें पहला ही है मास परसेंटेज। पहला कौन सा है, मास परसेंटेज। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मास परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज बेसिकली सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है मास परसेंटेज, एक होता है वॉल्यूम परसेंटेज, एक होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो सबसे पहला दिया है मास परसेंटेज, या फिर इसी को वेट परसेंटेज भी बोलते हैं। तो वेट बाय वेट परसेंटेज, तो इसका मतलब क्या होता है, द मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज। मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ द कंपोनेंट in the solution upon total mass of the solution into 100। बेसिकली इसको अपन ये समझ सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू एस इंटू 100। ये इसका सिंपल फॉर्मूला बन गया। और जो डब्ल्यू का मतलब होता है मास या फिर वेट, और वो वेट किस में लेंगे, ग्राम में। तो ये बन गया मास वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला। तो उसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, इसमें एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल, इफ ए सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास। अगर कोई सॉल्यूशन है, ये बोला गया है कि 10% ग्लूकोज डिजोल्व है वाटर में बाय मास, मास के द्वारा। तो इसका मतलब क्या होता है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम वाटर में घुला हुआ है। अगर अपन ये कहें कि 10 ग्राम ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, तो इसका मतलब ये है परसेंटेज बाय मास। तो परसेंटेज बाय मास मतलब 10 ग्राम जो ग्लूकोज है वो 90 ग्राम वाटर में घुला हुआ है, और टोटल जो सॉल्यूशन है उसका वेट कितना है, 100 ग्राम। तो कंसंट्रेशन डिस्क्राइब्ड बाय मास परसेंटेज इज कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस। इसका यूज़ दिया हुआ है, जो कंसंट्रेशन है मास परसेंटेज का उसका सामान्यतः यूज़ कहाँ करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस में। और कॉमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन कंटेन्स 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट इन वाटर। और जो ब्लीचिंग सॉल्यूशन होता है, कॉमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन, उसमें जो सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है उसका 3.62 जो ग्राम है वो डिजोल्व होता है वाटर में। तो ये हमने किसके द्वारा बताया, मास परसेंटेज के द्वारा। तो ये इसका यूज़ है। अब नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। आखिर वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंटेज।
तो द वॉल्यूम परसेंट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कह सकते हैं, और सॉल्यूट को डिनोट किससे करते हैं, बी से, और सॉल्वेंट को डिनोट किससे करते हैं, ए से, और वॉल्यूम किस में मेज़र करेंगे, एम एल में, इनटू 100। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला। तो इसमें भी दिया हुआ है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 10% इथेनॉल इन वाटर मीन्स दैट 10 ml ऑफ एथेनॉल इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। अगर हम ये बोलेंगे 10% इथेनॉल जो है सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 10 ml जो इथेनॉल है वो 90 ml वाटर में डिजॉल्व है, और जो टोटल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो कितना है, 100 ml। सॉल्यूशंस कंटेनिंग लिक्विड्स आर कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन दिस यूनिट। ये मीन्स लिक्विड सॉल्यूशंस को अपन इस यूनिट में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल एंड एंटीफ्रीज इज यूज्ड इन कार्स फॉर कूलिंग द इंजन। तो जो एथिलीन ग्लाइकोल है उसका 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम किसके लिए यूज होता है, इंजन को कूल करने के लिए। जो इंजन गर्म हो जाता है उसको कूल करने के लिए अपन कितना अमाउंट, 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इतना अमाउंट यूज करते हैं। और आगे क्या दे रहा है, एट दिस कंसेंट्रेशन द एंटी फ्रीज लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और इतने कंसेंट्रेशन पे जो ये एंटी फ्रीज है, इथिलीन ग्लाइकोल है, वो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घटा के कितना कर देता है, डिक्रीज कर देता है। वाटर कितने डिग्री पे फ्रीज होगा, -17.6 डिग्री सेल्सियस पे। पहले वाटर कितने पे फ्रीज हो रहा था, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और अब कितने पे फ्रीज होगा, -17.6 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस कंसंट्रेशन पे इसका ये यूज है इथिलीन ग्लाइकोल का। अब नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आखिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, तो अनदर यूनिट विच इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी। इसका भी यूज याद रखेंगे, इसका यूज कहाँ करते हैं, मेडिसिन एंड फार्मेसी में। इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। इसका क्या होता है, फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, WB मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला है। वेट को किस में मेजर करेंगे, ग्राम में, वॉल्यूम को ml में। तो ये था मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट आ रही है, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, पार्ट्स पर मिलियन। आखिर पार्ट्स पर मिलियन क्या है, तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है कि व्हेन ए सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज। अगर सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में उपस्थित है तो उसका जो है इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। तो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो ppm में ही एक्सप्रेस करना चाहिए। अब ppm होता क्या है, ppm होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इन 10 to the power 6। मिलियन का मीन्स क्या होता है, बेसिकली 10 to the power 6। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो याद रखेंगे, ppm का फॉर्मूला है, महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। ने आगे क्या लिखा है, एज इन द केस ऑफ परसेंटेज कंसेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज मास टू मास। इसको भी अपन मास टू मास के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वॉल्यूम टू वॉल्यूम के द्वारा भी कर सकते हैं, और मास टू वॉल्यूम के द्वारा भी कर सकते हैं। ए लीटर ऑफ सी वाटर विच वेज 1030 ग्राम कंटेन्स 6 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। जो सी वाटर होता है उसके 1 लीटर में कितनी ऑक्सीजन घुली हुई होती है, 6 × 10⁻³ ग्राम। सच ए स्मॉल कंसेंट्रेशन इज आल्सो एक्सप्रेस्ड एज, जैसे हमने कहा 5.8 ग्राम पर 10⁻6 ग्राम है। तो ये जो है इस कंसेंट्रेशन को अपन ppm में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको अपन बोलेंगे 5.8 ppm। 10⁻6 का मतलब क्या होता है, मिलियन। तो इस कंसेंट्रेशन को अपन ppm में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो कन्वीनियंट ज़्यादा रहेगा। तो द कंसेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन वाटर और एटमॉस्फेयर इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ माइक्रोग्राम, ml इनवर्स और ppm। ये इसका यूज़ दिया हुआ है, इसका यूज़ याद कर सकते हैं। ppm का क्या यूज़ है, इसका जो पॉल्यूटेंट्स का कंसेंट्रेशन होता है वाटर और एटमॉस्फेयर में वो अपन ppm में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब चलते हैं मोल फ्रैक्शन की ओर। मोल फ्रैक्शन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कंसंट्रेशन यूनिट। कॉमनली यूज्ड सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन इज काई। ग्रीक भाषा का एक सिंबल है काई, तो मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं? काई से। एंड सब्सक्रिप्ट यूज्ड ऑन द राइट हैंड साइड, और इसके राइट साइड में जो सब्सक्रिप्ट यूज होता है वो क्या बताएगा कि जो कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट। अगर हमने काई के सब्सक्रिप्ट में ए यूज किया है तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन किसका निकाल रहा है? सॉल्वेंट का। और अगर हमने काई के सब्सक्रिप्ट में बी यूज किया है तो मोल फ्रैक्शन किसका निकाल रहे हैं? सॉल्यूट का। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन ए बाइनरी मिक्सचर इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी आर Na एंड Nb रिस्पेक्टिवली द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला है काई ए इक्वल, अगर सॉल्वेंट का मोल निकाल रहे तो नंबर ऑफ मोल्स किसके लेंगे? सॉल्वेंट के, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब Na प्लस Nb। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, अगर किसी सॉल्यूशन में, ये तो दो कंपोनेंट की बात थी, अगर किसी सॉल्यूशन में आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं तो अपन क्या करेंगे? तो सबसे पहले आई कंपोनेंट के मोल निकाल लो और सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है उन सबका सम कर दो। N1 प्लस N2 प्लस डॉट 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 प्लस Ni। अब इसको सिग्मा में कैसे लिखेंगे? तो Ni सबसे पहले अपन ने किसका कंपोनेंट निकाल लिया? Ni, और अपॉन ये सारे पार्ट्स कैसे हैं? इक्वल, तो इनका सम किससे कर दिया? सिग्मा से। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। अगर आपको आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। इट कैन बी शोन दैट इन ए गिवन सॉल्यूशन सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी। और आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जितने भी मोल फ्रैक्शन है किसी भी सॉल्यूशन में उन सबका जो सम है वो एक यूनिट होगा, मतलब 1 होगा। कितने भी कंपोनेंट्स हैं सबका मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो एक यूनिट होगा। तो आगे देखते हैं। मोल फ्रैक्शन यूनिट इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ये बड़ी ही ये महत्वपूर्ण होती है कि जो मोल फ्रैक्शन है उसका यूज कहाँ करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिलेट करने में। वेपर प्रेशर है विद द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड क्वाइट यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैस मिक्सचर। तो यहाँ से आप इसका यूज़ याद रख सकते हो। ये यूज़ हैं, एग्जाम में आ जाते हैं, कभी कभी यूज़ पूछ लेते हैं यूनिट्स ऑफ कंसेंट्रेशन के। अब चलते हैं, हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण है इस यूनिट का वो है दो ही कंसेंट्रेशन है, मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी हम 11th में भी हमने स्टडी किया है। मोलैरिटी को डिनोट करते हैं m से। तो m इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर और क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब किसी भी सॉल्यूशन के कितने मोल, जो मोल हैं वो 1 लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। एग्जाम्पल से बताया गया है, जैसे हम कहें 0.25 मोल लीटर इनवर्स, या फिर हम ये कहें 0.25 m मतलब मोलैरिटी, तो इसका मतलब सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो इसका मीनिंग क्या होगा? तो इसका मीनिंग होगा कि 0.25 मोल NaOH के किस में डिजोल्व हैं? 1 लीटर वाटर में, या फिर अपन ये कहें 1 लीटर मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में, और 1 क्यूबिक डेसीमीटर। और 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1 क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ से आप मोलैरिटी को स्टडी कर सकते हैं। और जो ये एग्जाम्पल दिए हैं इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम किसके बारे में देख रहे हैं? केवल डेफिनेशंस के बारे में और उनके यूज़ के बारे में। अब लास्ट यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन है मोलैलिटी। आखिर मोलैलिटी क्या होता है? तो मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एंड इज एक्सप्रेस्ड एज, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किसी भी सॉल्यूट के कितने मोल्स कितने मास में डिजॉल्व हैं, मास किस में मेजर करेंगे? केजी में। एग्जाम्पल से समझाया गया है कि अगर अपन ये कहें 1.00 मोल किलोग्राम इनवर्स और 1.00 m सॉल्यूशन ऑफ KCl, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 मोल, तो KCl का वेट कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट 74.5 ग्राम इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। ये इसका मीनिंग हो जाएगा।
तो हमें मीनिंग भी आना चाहिए। अगर हमसे ये बोला है कि 1 मोल पर किलोग्राम सॉल्यूशन है तो हमें इसका मीनिंग तो पता हो एग्जैक्ट इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग है कि 1 मोल ऑफ KCl इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। इसका मीनिंग ये होता है। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स में अपन ऐसे ही क्वेश्चन लगाएंगे तो अपन को ये गिवन होगा, तो इससे अपन को ये पता लगाना पड़ेगा कि इसका मीन्स क्या है। तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स में, इससे सहायता मिलेगी। इसमें क्या है, लास्ट ईच मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। जो कंसेंट्रेशन यूनिट है उसकी अपनी जो है विशेषता है, अपना यूज़ है, उसकी अपनी कमी है। मास परसेंट, ppm, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। सबसे महत्वपूर्ण ओटी है ये वाली, क्या है इसमें कि जो मास परसेंट है और ppm है और मोल फ्रैक्शन है और मोलैलिटी है, ये सारे यूनिट्स ऑफ कंसेंट्रेशन टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे। तो मास, लेकिन मास डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि मोलैरिटी टेम्परेचर वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। मोलैरिटी में क्या आता है, वॉल्यूम। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, लेकिन मोलैरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये जो सारे कंसेंट्रेशन है, मास परसेंट, ppm, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी, इन सब में मास आता है। और मास जो होता है वो टेम्परेचर पे क्या नहीं करता। जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, लेकिन मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये जो सारे कंसेंट्रेशन ऑफ यूनिट्स हैं, ppm हुआ, मोल फ्रैक्शन हुआ, मोलैलिटी हुई, मास परसेंट हुआ, ये सारे जो है टेम्परेचर से अनअफेक्टेड हैं। लेकिन मोलैरिटी के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, जो मोलैरिटी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी जो है बढ़ जाएगी, और जो नहीं, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन मोलैरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो याद रखेंगे ये कि मोलैरिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, एंड ये जो सारी कंसेंट्रेशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में बात करेंगे एग्जाम्पल्स के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।